गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का अगला अध्याय मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल्स राइट्स के बारे में लास्की ने कहा कि अधिकतर सामाजिक जीवन की भी दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अर्थात मूल अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, इसलिए मूल अधिकारों की विशेष रूप से आवश्यकता है। अब मूल अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्व दिए गए हैं जिनसे अपन कह सकते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इनका महत्व क्यों है। तो इसका सबसे पहला महत्व है मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। मूल अधिकार क्या है? प्रजातंत्र के आधार स्तंभ। क्यों है आधार स्तंभ? वे मूल अधिकार उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिसके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिसके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला क्या है? मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं, इसलिए मूल अधिकारों की अपने को आवश्यकता पड़ी। द्वितीय है मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक है। दूसरा क्या है? किसी दल विशेष की तानाशाही को रोकने के लिए, किसके लिए? किसी दल विशेष की तानाशाही को रोकने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं, वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया, लेकिन प्रजातांत्रिक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय बरकरार बना हुआ है। तो मूल अधिकार बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति को विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अंत करते हैं। तो दूसरा क्या है? बहुमत की तानाशाही रोकने के लिए, किसके? बहुमत की तानाशाही रोकने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता है। तीसरा है मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार क्या करते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा एक और तो वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसलिए मूल अधिकारों की आवश्यकता है। जब मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है तो महत्व और सम्मान में और अधिक वृद्धि हो जाती है। मूल अधिकारों की महत्व और सम्मान में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक महत्वपूर्ण स्थान और पवित्रता प्रदान हो जाती है। इससे वे अनुल्लंघनीय बन जाते हैं और विधायी, कार्यपालिका व न्यायिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार नागरिकों को न्याय, उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। अर्थात मूल अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार मानव स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण उनका मनोवैज्ञानिक महत्व है। आज के युग में कोई राजनीतिक दार्शनिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मूल अधिकारों की हमको आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मूल अधिकार क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए। मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। मूल अधिकार किसी दल विशेष की तानाशाही को रोकने के लिए नितांत आवश्यक है और मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक नियंत्रण में उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अब मूल अधिकारों का अर्थ क्या है? मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता उनको मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार किसे कहते हैं? एक बार फिर सुन लीजिए। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं
और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ऐसे अधिकारों को अपन क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। मूल अधिकारों व्यक्ति इन मूल अधिकारों को निम्न आधार पर मूल अधिकार कहा जाता है। व्यक्ति के जो अधिकार हैं इनको किस लिए मूल कहा जाता है? यह है, प्रथम है, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए अधिकार बहुत आवश्यक हैं। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है, इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है। किसमें स्थान दिया जाता है? संविधान में। और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा क्या हुआ? इनको मूल विधि अथवा संविधान में स्थान दिया जाता है और संविधान की संवैधानिक प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधि से ऊपर है। तीसरा है, मूल अधिकार साधारणतया, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और बहुमत द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और चौथा है, मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। मूल अधिकार क्या है? न्याय योग्य होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इसलिए मूल अधिकारों की ये 4 कारण हैं जिनके व्यक्तियों को मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। पहला कारण, दोबारा सुन लीजिए, पहला कारण है व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता है। दूसरा, देश की मूल विधि संविधान द्वारा स्थान दिया जाता है। तीसरा है, साधारणतः अनुल्लंघनीय होते हैं। और चौथा है, मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं। अब मूल अधिकारों की विशेषता, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता क्या है? मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है? मूल अधिकारों की विशेषताएं, पहली विशेषता है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय संविधान में जो अपने को मूल अधिकार दिए गए हैं वो सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। कैसे? भारतीय संविधान के भाग 3, कौन से भाग में? भाग 3, जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है। कौन से भाग में किया गया है? 3 में। विश्व के अन्य किसी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 23 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 23। 12 से 30, 32 से 35 है। इसमें कुछ अनुच्छेद तो साधारण रूप से लंबे हैं, इसलिए ये विस्तृत अधिकार पत्र है। कैसा अधिकार पत्र है? विस्तृत अधिकार पत्र है। दूसरा, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहारिकता पर आधारित है। कैसे? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। वास्तविकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। अब इसका एक उदाहरण बताता हूँ। सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से भी की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिल सके। तीसरा, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है। मूल अधिकार क्या है? सीमित है, निरंकुश नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार अपने को दिए गए हैं ये असीमित नहीं है। कैसे नहीं है? असीमित नहीं है, सीमित है ये अधिकार। वरन संविधान के द्वारा उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। संविधान द्वारा क्या कर दिए गए हैं? इन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर यह है कि अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों का कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसलिए लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मूल अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी है।
इस प्रकार अंतिम रूप से भारतीय संविधान द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिकी संविधान में वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। चौथा है, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। चौथा क्या है? प्राकृतिक और अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। कौन से अधिकारों के लिए? प्राकृतिक और अगणित अधिकार। और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसको स्वीकार करता है? केवल उनको स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के 3 भाग में किया गया है। इसलिए संविधान के कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्थायित्व अपेक्षित या अमान्य होंगे। ठीक है। और 5वां है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। 5वां क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं है, वे पूर्णतः संवैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालय की आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न होने पाए। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32, किसमें? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय में शरण ले सकता है। और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। इसलिए मूल अधिकारों के जो अधिकार पत्र उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, कम से कम ये कुल 23 अनुच्छेदों में है। दूसरा, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। तीसरा, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है। चौथा है, प्राकृतिक या अगणित मूल अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। और 5वां है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि नागरिक अब यदि अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शरण ले सकता है। अब भारतीय संविधान में अपने को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, तो अपने फंडामेंटल्स क्या हैं, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान के भाग 3, किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 32 से 35 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जब संविधान का निर्माण हुआ था, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने अधिकार किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार। पर 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। तो पहले कौन कौन से थे अधिकार अपने पास? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44 संविधान के 44वें संविधान संशोधन जो 1979 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया। अब केवल अपने पास भारतीय संविधान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं। इनका विस्तृत रूप से अपन अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आज केवल अपन को इतना ही अध्ययन करना है, बाकी अगले वीडियो में अपन को इनके विस्तार से, इनके समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या है, संस्कृति में शिक्षा के अधिकार में क्या क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या क्या है, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।